दो भाषाओं के बीच में संबंध कैसा है? इन दो भाषाओं के बीच क्या साम्य है? साथ ही इन दो भाषाओं में रचा गया साहित्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से भारत के अलग अलग कालखंडों को किस तरह से अभिव्यक्त करता है? आज किस तरह से अनुवाद के माध्यम से उड़िया साहित्य संपूर्ण विश्व में जो है अपनी कीर्ति पताका लहरा रहा है? इन सभी को थोड़ा थोड़ा हम निश्चित रूप से जानेंगे। भाषा जो है किसी भी जाति विशेष का परिचय है। ठीक उसी प्रकार से जो आर्य जातियां आई उड़ीसा में और जो आकर के यहाँ बस गई और यहाँ पहले से यहाँ रहने वाली जो दो जातियां थी, उन जातियों के साथ उन्होंने संबंध बनाया। वो जातियां थी द्रविड़ जातियां, कहा जाता है द्रविड़, और आदिवासी जाति के। उनके साथ संबंध बना करके भाषा का आदान प्रदान हुआ, संस्कारों का आदान प्रदान हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। इसके माध्यम से इन सबके मेल जोल से जो भाषा निकली उसको कहा गया उड़िया भाषा। जैसा मैडम कह रही थी, ये उड़ीसा जो है अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा अपनी भाषा की चारुता और व्यवहार की कुशलता के लिए भी प्रसिद्ध है। जब हिंदी भाषा के प्रभाव की बात करते हैं या हिंदी और उड़िया के अंतर संबंध की बात करते हैं, क्योंकि आर्य आए थे उत्तर से इस ओर या पूर्व की ओर, इसलिए अपने साथ जिस संस्कृति को वो लेकर के आए थे उसके साथ हिंदी की संस्कृति भी, हिंदी जगत की या हिंद की संस्कृति भी जुड़ी हुई थी। इसलिए पूर्वी भारत पर या उड़िया भाषा पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसीलिए हम जब देखते हैं, प्रभाव की बात करते हैं या हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के यदि हम देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को यदि हम देखें तो आदिकाल हो चाहे उड़िया साहित्य का आदिकाल हो, दोनों पर नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव रहा, जबरदस्त प्रभाव रहा। और उनके प्रभाव से उनका ही प्रभाव केवल मात्र आदिकाल तक नहीं, हम देखेंगे उड़िया साहित्य और हिंदी साहित्य दोनों में ही भक्तिकाल तक उनका प्रभाव बना रहा। वैसी उलटबासियां, वैसे ही जीवन शैली, साहित्य में प्राकृत के उसी प्रकार के शब्द, इन तमाम चीजों को हिंदी ने भी अपने में जोड़ा और उड़िया साहित्य में, उड़िया भाषा ने भी अपने में। उड़िया में कहा जाता है तू मुंह, तू का अर्थ होता है तुम, मुंह का अर्थ होता है मैं। और ये इसको जब इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, हिंदी में कर्ता ने कर्म को की बात आती है, पर इसमें तुम में क्या हो जाता है, सालादास ने उसका वर्णन कैसा काम किया, ठीक प्राकृत की तरह, तू को मुंह को, तुझको मुझको, इस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों की रचना की। केवल मात्र इतनी सी बात नहीं, संस्कृत और प्राकृत के क्रियापद जिस प्रकार से हिंदी में परिलक्षित होते हैं उसी प्रकार से के क्रियापद जो है वो उड़िया में भी परिलक्षित होते हैं। जैसे सी, असी, ती, इस प्रकार के शब्द जैसे कि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि क्रियापद जो आते हैं उसमें सी लगा दिया जाता है। देखसी, जावसी, कहसी और देखंत, जानत, करंत, इस प्रकार से जो है शब्द सारलादास की रचनाओं में सर्वाधिक देखे जाने लगे। सभ्यता, मानव जाति के लोग जहां भी रहे और एक प्रांत में, एक देश में जब रहते हैं, सब अन्योन्याश्रित रहते हैं और एक की संस्कृति का प्रभाव जो है दूसरे पर पड़ता है। और भारत तो एक ऐसा देश है, ऐसा महान देश है जिसमें विभिन्न जातियां आई। यहाँ शक आए या हूण आए या मुगल आए, कितनी जातियां न जाने आई, और एक प्रांत पर दूसरे प्रांत के राजा भी शासन किया करते थे, तो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके साहित्य का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है। इसलिए हमारे पर्व त्योहार में वो देखते हैं। मान लीजिए छोटा सा, यदि हम सामान्य रूप से साहित्य को छोड़ करके देखें तो पूर्वी प्रांत में असम की यदि बात करें तो वहां दो बिहू हम मनाते हैं, रंगाली बिहू, भोगाली। रंगाली बिहू का अर्थ क्या है, रंग से भरा बिहू, मतलब होली। भोगाली बिहू क्या होता है, जिसमें शस्य श्यामला धरा रहती है, हमको भोजन देती है, हम भोग करते हैं, उसको कहते हैं भोगाली बिहू। इसलिए उनके जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार से उड़ीसा में आ जाइए तो उड़िया में हो गया गर्भणा संक्रांति, भरपेट खाना है। ये जो मगुशिर का महीना होगा, लक्ष्मी की पूजा होगी, उसमें उसी प्रकार की बातें होती है। और होली तो हर कोई मनाता है। आप चले जाइए उत्तर में, हिंद के सभी प्रांतों में, हिंदी भाषी प्रांतों में चले जाइए, वहां तो होली दिवाली दो त्योहार होते हैं। दिवाली आती है सर्दियों में, होली आती है मार्च के आसपास। तो इसलिए ये जो परंपराएं, संस्कृति हमारी भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ गई हैं। चाहे भाषा कोई भी हो, पर संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। उस संस्कृति का उन्माद हर व्यक्ति में रहता है, उसके आनंद को हर व्यक्ति उठाना चाहता है। इसलिए भाषा, कई बार ऐसा होता है, हम लोग यहाँ अनुभव करते हैं यहाँ जो हमारे बंगाली मित्र आते हैं,
अध्यापिका हैं या कोई एक्सपर्ट होकर के आते हैं या असम से कोई आते हैं, कोई खास अंतर नहीं होता। भाषा की दृष्टि से कोई खास अंतर नहीं होता है। हमारी हर बात को वो समझते हैं, और हम भी उनको समझते हैं। दिक्कत होती है क्योंकि बोलने का अभ्यास नहीं होता, इसलिए बोलने में दिक्कत होती है। पर इसलिए भाषा, प्राकृत भाषा के कारण भाषा का सगुंफन इतना ज्यादा हुआ है, हर भाषा का प्रभाव दूसरी भाषा पर इतना पड़ा है। भारत की राजभाषा है और उड़िया उड़ीसा की, लेकिन दोनों का ये दुर्भाग्य है कि जो सह राजभाषा है अंग्रेजी, ये दोनों पर राज कर रही है। ये इनका अंतर संबंध है। और उड़ीसा से उड़िया शब्द बना है। हिंदी और उड़िया भाषाओं का संबंध भारतीय भाषा परिवार से है। ये दोनों समश्रुतीय भाषाएं हैं। अतः समश्रुतीय भाषा होने के कारण इनका अंतर संबंध बहुत खास है। इनके अंतर संबंध को 4 आधार पर हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला आधार है ध्वनि के आधार पर उड़िया और हिंदी का अंतर संबंध। हिंदी में कुल 52 ध्वनियां हैं और उड़िया में 49। हिंदी की स्वर ध्वनियों में एकमात्र री है, जबकि उड़िया में रू एक ह्रस्व है और एक दीर्घ रू भी है। उसी प्रकार हिंदी में आगत ध्वनियां हैं व्यंजन में क, ख, ग, ज, ह, लेकिन उड़िया में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उड़िया में ल और ड़ 2 ध्वनियां हैं व्यंजन ध्वनियां, जबकि हिंदी में केवल ल है। हिंदी उड़िया दोनों भाषाओं में ल का उच्चारण आद्य, मध्य और अंत्य तीनों स्थितियों में होता है, जैसे फल, फड़, लय, लय, कलम, कलम आदि। हाँ, उड़िया में व और व ध्वनियों के लिए केवल व ही मान्य है, लेकिन हिंदी की देखा देखी अब ओ के नीचे व फड़ा, जिसे फड़ा फड़ा चिन्ह कहते हैं उड़िया में, वो लगाया जाता है, जो कि व्याकरण के नियम के विरुद्ध है। हिंदी तथा उड़िया में यह ध्वनि है। उड़िया में यह ध्वनि आदि में आता है तो उसका उच्चारण ज जैसा होता है, जैसे यशोदा उड़िया में जसोदा होता है। यम हिंदी में उड़िया में जम होता है। उसी प्रकार हम लिपि के आधार पर भी हिंदी उड़िया का अंतर संबंध को रेखांकित कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लिपि ध्वनि की सांकेतिक प्रतीक है। ध्वनि का संबंध उच्चारण से है और लिपि का लेखन से। उड़िया लिपियों की उत्पत्ति और हिंदी लिपियों की उत्पत्ति भी ब्राह्मी लिपि से हुई है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जिसके ऊपर शिरोरेखा है। उड़िया की लिपि गोलाकार है। यदि उड़िया वर्णों से यह गोलाकृति फंड निकाल दिया जाए तो अधिकांश वर्ण हिंदी से मिलते जुलते नजर आते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि स्रोत के आधार पर भी हिंदी उड़िया भाषा का अंतर संबंध को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी उड़िया में जो शब्द आए हैं स्रोत के आधार पर, वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी के आधार पर आए हैं। व्याकरण के आधार पर भी उड़िया भाषा और हिंदी भाषा का अंतर संबंध हम देख सकते हैं। व्याकरण के आधार पर उड़िया और हिंदी दोनों में शब्द वर्ग के 8 भेद मिलते हैं, जिनमें संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया आदि 4 विकारी और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अविकारी वर्ग कहे जाते हैं। व्याकरणिक कोटियां भी दोनों भाषाओं में 8 हैं। शब्द प्रयोग की दृष्टि से भी दोनों भाषाओं में सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तद्धित जिसके अंतर्गत आते हैं आदि हिंदी उड़िया में नए नए शब्द निर्मित करते हैं। दोनों भाषाओं में सामासिक पद रचना की एक समान व्यवस्था पाई जाती है। इसके अतिरिक्त युग्म शब्द, अनुकरणात्मक शब्द और पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग दोनों उड़िया और हिंदी भाषाओं में देखने को मिलता है। अब देखिए, अंतर संबंध की बात जब आती है, हमने ये भी बताया कि आज हिंदी और उड़िया दोनों के लिए ये चिंता का विषय है कि दोनों भाषाओं पर अंग्रेजी का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। इस पर बहुत दशकों पहले वाजपेयी जी ने कहा, उनकी अपनी कविता में ये बात कही थी कि बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है लक्कर दुनिया हांसी, हिंदा बनते हैं चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में अवधि हो मद्रासी, कहत कविराज विश्व की चिंता छोड़ो, पहले अपने घर में अंग्रेजी के गढ़ तोड़ो। उसी प्रकार की स्थिति उड़ीसा में भी है। हुसैन रवि गांधी अपनी कविता में कहते हैं कि उड़िया पढ़ने पर कपड़ा साफ करने का काम भी यहाँ नहीं मिलता। तो इस प्रकार आज एक अंग्रेजी का वर्चस्ववादी सोच
आज हिंदी और उड़िया साहित्य पर दिखाई पड़ रही है। जहां तक अनुवाद का प्रश्न है, अनुवाद के जरिए आज हिंदी और उड़िया साहित्य में आपसी संबंध बहुत सुदृढ़ होता जा रहा है। प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाओं का उड़िया में अनुवाद हुआ है, फकीर मोहन की रचनाओं का उड़िया में अनुवाद हो रहा है। जो पाठक हैं शायद जितना उड़िया के महत्वपूर्ण कवियों को जानते हैं उतना और भाषाओं के कवियों को नहीं जानते, और उसका जो क्रेडिट जाता है उसका वो राजेंद्र जी को जाता है। परंतु इस काम को और बढ़ाने की जरूरत है। हम सब लोगों ने एक प्रयास भी किया था, उस प्रयास को आगे ले जाने की जरूरत है कि जो महत्वपूर्ण शास्त्रीय कृतियां हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि व्यवसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, व्यवसायिक पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनका अनुवाद किया जाना चाहिए। और एक जो बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जो भारतीय जो इस नई शिक्षा नीति ने जो रास्ते खोले हैं, वो रास्ते जो युवाओं के लिए हैं, जो व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ सकते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं, ये सिद्धांतता तो खुल गए, परंतु व्यवहारिक रूप से इनका खुलना तब हो पाएगा जबकि समाज आ गया है और समाज में ये धारणा धर गई है कि मतलब अंग्रेजी के बिना गुजारा नहीं। हम जहां भी जाते हैं सिर्फ इसी प्रश्न पर बात होती है, विचार करना पड़ता है। तो मुझे कल मैं देख रहा था वो वीडियो जिसमें मेरे से प्रश्न पूछा गया, तो मैंने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की भी चीज होती है। अगर 75 साल में हम अपनी भाषाओं में हिंदी और उड़िया में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक IAM नहीं बना पाए तो हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपनी भाषाओं। और ये भाषाएं कोई छोटे मोटे, एक इतना बड़ा राज्य है उड़ीसा, उसकी भाषा है हिंदी, करोड़ों करोड़ों लोग, 75 करोड़ लोगों से ज्यादा की भाषाएं। तो इन भाषाओं को अपना स्थान तभी मिल सकेगा जिसमें न केवल साहित्य बल्कि साहित्येतर विषयों में भी हम अपनी भाषाओं में अध्ययन कर सकेंगे, वो ज्ञान की भी भाषाएं बनेंगी। मैं तो ये कहूंगा वेदुला जी को आप इतना अच्छा संचालन कर रही है, इसी तरह के संयोजन कीजिए कि जितना अनुवाद हुआ है उड़िया से अन्य भारतीय भाषाओं में या अन्य भारतीय भाषाओं से उड़िया में, उसके तो कम से कम एक कंपाइलेशन बनना चाहिए ताकि सबको जानकारी हो। जिस तरह हम लोग प्रचार नहीं कर पाते हैं, प्रचार इस तरह होगा जैसा कि स्मृति ने कहा कि हम लोग प्रचार धर्मी नहीं है, तो इस तरह प्रचार होगा ना कितना साहित्य हम लोगों ने किया है, हमारा कितना साहित्य किया है। तो इस तरह से उड़िया और हमारे भारतीय भाषाओं के बीच एक सेतु बनेगा और हम जान पाएंगे एक दूसरे को कि हमने उनका क्या लिया, हमने उनको क्या दिया, आपस में हम कैसे एक दूसरे से जुड़े। साहित्य हम सबको जोड़ने का काम तो करता ही है। तो